हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है विनायक सीरीज़ में क्लास नंबर 3। इससे पहले मैं 2 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा। साथ ही मैं बता दूँ आपको, इस सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी के जो 500 क्वेश्चन हैं जो पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैंने जो इसमें जो क्वेश्चन मिक्स किए हैं पीछे जो 4 से 5 सालों में पूछे गए 2025 तक, वो सभी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो टॉप 500 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आपकी पॉलिटी बाहर नहीं जाने वाली है, किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाए। ओके, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। ऑप्शन ए सन 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा। ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम उसके द्वारा। ऑप्शन सी है सन 1909 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन डी है सन 1919 के अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, सन 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और उसे अब तक केवल राजनीतिक कार्य करने होंगे तथा भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो मैं आपको जो एक्स्ट्रा समझाती हूँ, ये इससे आपका जो पॉलिटी का जो भी भाग छूट जाता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो दोनों जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये मैं आपको एक्स्ट्रा करा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए और जो भी चीज़ें छूटती हैं वो कंप्लीट हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, कंपनी के जो व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य थे उनको किस एक्ट के द्वारा अलग कर दिया गया। ऑप्शन ए 1833 का एक्ट। ऑप्शन बी 1831 का एक्ट। ऑप्शन सी 1861 का एक्ट। ऑप्शन सी वो डी 1919 का एक्ट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए 1833 का जो एक्ट था उसके तहत जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। 1833 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और उसे महामहिम सम्राट तथा उसके उत्तराधिकारियों की ओर से भारत को प्रन्यास यानी कि ट्रस्ट के रूप में अपने नियंत्रण में रखने तथा प्रशासन करने की अनुमति दी गई। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगी तो उसके लिए सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी ब्रिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन डी है महारानी की घोषणा 1858। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है महारानी की घोषणा 1858, ऑप्शन डी। 1858 की जो घोषणा थी इसमें कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार अर्थात क्राउन को सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। महारानी की घोषणा के अनुसार क्षेत्रों की जो सीमा विस्तार की नीति थी वो समाप्त कर दी गई और स्थानीय राजाओं के अधिकार गौरव व सम्मान को अपने समान ही संरक्षण का विश्वास दिलाया गया। 1858 की घोषणा में विश्वास दिलाया गया था कि हमारी जो प्रजा है किसी भी जाति अथवा धर्म की क्यों न हो, स्वतंत्र रूप से बिना भेदभाव के उन कार्यों के लिए जिनके लिए वह अपनी विधा योग्यता और ईमानदारी से करने के योग्य हो तो हमारी सेवा तथा पदों पर नियुक्त की जाएगी। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश जो थे उन्होंने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, किस अधिनियम के तहत।
तो 1773 के अधिनियम द्वारा ऑप्शन बी है, 1853 के अधिनियम द्वारा ऑप्शन सी है, 1858 के अधिनियम द्वारा ऑप्शन डी है, 1861 के अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, 1858 के अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीय प्रशासन था उसको अपने हाथों में ले लिया। 1858 के जो अधिनियम थे उसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया तथा ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन को समाप्त करके किसका शासन शुरू हुआ, तो ब्रिटिश सरकार का। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय ऑफ इंडिया का पद नाम भी दिया गया, और जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन संभालता था, जो गवर्नर जनरल था, जब ब्रिटिश प्रांतों का शासन संभालता था तो उसे गवर्नर जनरल, और जब वह राजाओं के साथ ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तो उसे वायसराय कहा जाता था। ठीक है, जब प्रांतों का शासन संभालता था तो गवर्नर जनरल, और जब वो जो ब्रिटिश जो क्राउन थी उनके साथ प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करता था तो उसे वायसराय कहा जाता था। भारत का शासन 15 सदस्य परिषद को सौंप दिया गया, जिसका अध्यक्ष भारत का सचिव था। नेक्स्ट होता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को प्रारंभ किया। देखो, कोई कोई क्वेश्चन तुम्हें पीछे मैंने समझा चुकी हूँ, लेकिन ये फिर से पूछे गए एग्जाम से, तो इसलिए ये करा रही। ओके, और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड कर रही हूँ ताकि वो पिछले क्लासेस में रह गई हूँ इसमें कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1862। ओके, इसमें कहा गया है कि किसी एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को प्रारंभ किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इस अधिनियम के संबंध में के.एम. मुंशी ने कहा था कि इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। 1909 के अधिनियम द्वारा परमत वार, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, प्रथम बार जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर प्रथम निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था। इसमें 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। इसके अतिरिक्त प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारियों के लिए पृथक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई। ओके, 1909 के अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया, किसके तहत? ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन बी है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, और ऑप्शन डी है 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। भारत के लिए उच्चायुक्त की जो पद है उसका सृजन 1919 के अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया। उच्चायुक्त की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की गई, जो भारत में सैनिक व असैनिक प्रशासन के लिए भारी मात्रा में सामान खरीदने का कार्य करता था उच्चायुक्त। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। ओके, जो भारत सचिव के द्वारा किए जा रहे थे उसके कार्यों को किसको, उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। पॉलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये हमारा संवैधानिक निकाय है जिसमें ये 35 लगभग में क्वेश्चन होंगे, और अभी एक क्लास और करा दूँगी। ठीक है, तो 50 के लगभग में क्वेश्चन हो जाएंगे संवैधानिक निकाय से ही।
ऑप्शन ए है 1909 का एक्ट, ऑप्शन बी है 1919 का एक्ट, ऑप्शन सी है 1935 का एक्ट, ऑप्शन डी है 1947 का एक्ट, जो केंद्र में क्या लाया, द्विसदनी विधायिका। 1900 तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 1919। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका आई। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। प्रथम राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में या कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक, द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जो अधिनियम था वो पहली बार सांविधिक नियम बनाए गए। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और इधर है ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। द्वैध शासन व्यवस्था के तहत सबसे पहले विषयों का बंटवारा केंद्रीय सूची तथा प्रांतीय सूची के रूप में किया गया। किसके? द्वैध शासन व्यवस्था के तहत ही जो विषय हैं उनका बंटवारा किया गया केंद्रीय सूची में और प्रांतीय सूची में। तो इसमें था केंद्रीय सूची में 47 विषय शामिल किए गए थे जो महत्व हैं जिनके नाम देखते हैं, जैसे विदेशी, प्रतिरक्षा, सार्वजनिक, ऋण, बैंक, मुद्रा, रेल, डाक का सीमा शुल्क और आयकर, विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना, ये क्या थे? ये केंद्रीय सूची में शामिल विषय। ओके, उत्पादन कर, नमक, बीमा इत्यादि। और दूसरा था इसी प्रकार प्रांतीय सूची में कम महत्व के 50 विषय शामिल किए गए, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा विभाग, शिक्षा, पानी, जेल, न्याय, सहकारिता, कृषि, भूमि कर इत्यादि शामिल किए गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये इसी से संबंधित है। इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया कि अगर राज्य सूची व केंद्र सूची के बीच कानून निर्माण के लिए कोई मतभेद उभर कर आता है या आए तो उसका समाधान गवर्नर जनरल करेगा। इसमें गवर्नर जनरल वह उसकी कार्यकारिणी को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी विषय को स्थानीय महत्व का विषय घोषित कर सकता है। द्वैध शासन प्रणाली को सबका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह था कि इसमें प्रांतीय सूची के 50 विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। जो प्रांतीय सूची के जो 50 भाग थे उनको 2, पहला हस्तांतरित विषय थे जिसमें 22 भाग थे और दूसरा आरक्षित विषय जिसमें 28 भाग के रूप में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार प्रांतों में 2 प्रकार का शासन या सरकारें स्थापित की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? आपके लिए ये गोल्डन क्वेश्चन हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्लासेस को अच्छे से देखिएगा। ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था 1935 के द्वारा। सिंधु और उड़ीसा 2 नवीन प्रांत बनाए गए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। केंद्र या संघ सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। भारत में एक संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। ओके, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 को, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था।
भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके तहत बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, बंगाल के याद रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। साथ ही यदि आप यानी कि GS का थ्योरी पार्ट कवर करना चाहते हैं तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लक्ष्य सीरीज़ के नाम से, जिसमें मैंने GS को लगभग कंप्लीट करा दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।